हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हमारा क्या कहते हैं, अभी मैंने पैनक्रियाज तक आपको पूरा का पूरा ग्लैंड पढ़ा चुकी हूँ मैं। अब उसके बाद पैनक्रियाटिक हार्मोन तक हो चुका है हमारा। आज हमें पढ़ना है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके बैक वाला लेक्चर देखो मेरा, और उसके बाद अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट मैसेज करूँगी, ठीक है। रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगी। चलो अब ये देखो, एड्रिनल ग्लैंड हमें आज पढ़ना है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का बेसिक क्या होता है, एक पेयर वन पेयर होती है वो एड्रिनल ग्लैंड। मैं दिखा दूँ आपको एनसीईआरटी में, ज़्यादा इमेजिन अच्छे से कर पाओगे। एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाओ। चलो देखो, ये हमारी किडनी है। किडनी के ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ऐसे चीज शेप जो होती है ना, टॉम एंड जेरी वाली चीज, तो वो चीज शेप की दिख रही है, ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर। तो हमें क्या है, लोकेशन का प्रेजेंट वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। हम हर किडनी के ऊपर, मतलब कितनी किडनी होती है हमारे पास, दो, तो दोनों किडनी के ऊपर जो आपकी क्या होगी, एंटीरियर पार्ट, टोपी, मतलब किडनी की टोपी की जैसी होगी, तो वो होती है हमारी क्या, एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है। अब उसको हम क्या कहते हैं, 4S और 3F ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली इसको एक 3F ग्लैंड बोला जाता है या फिर 4S ग्लैंड भी बोल सकते हो। अब उसके बाद ऑरिजिन क्या है इसका, एक्टोमेसोडर्मल, ठीक है। ये वाला लाइन याद रखो कि इस किडनी को हम बोलते हैं, एक मिनट मार्क कर, देखिए ये किडनी की ओरिजिन होती है हमारी इक्टोमेसोडर्मल। इक्टोडर्मल होती है जो मेडुला, इनर पोर्शन होती है हमारी किडनी की, दो लेयर होती है ना, कॉर्टेक्स और मेडुला, मेडुलरी और कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो होती है हमारी आउटर वाली, वो होती है मेसोडर्मल लेयर रीजन की, और इसके बाद ये मेडुला वाली रीजन जो होती है वो हमारी क्या, कौन सी लेयर होती है, इक्टोडर्मल रीजन की होती है, ठीक है, समझ गया। और 3F क्यों बोला जाता है, इसको 3F क्यों बोलते हैं, सो देखिए 3F का मतलब हो गया फाइट, फ्राइट एंड फियर। फाइट, फ्राइट एंड फियर, ये तीन आ गए, ये आ रहा है, समझ गए। तीन, फाइट, फ्राइट एंड फियर, ये होता है। फाइट का मतलब तो समझ गए, जब आप लड़ाई करते हो, किसी से लड़ाई करते हो, तो उस टाइम क्या होती है, आपके बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड का स्टिमुलेशन हाई हो जाता है। एंड फ्राइट एंड फियर, दोनों का रिलेशन सेम है, दोनों का मतलब डर ही होता है, लेकिन दोनों में रीजन ये अलग है। फ्राइट ऐसे, एक मिनट बस, चल वो पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था ना, बाइक वाली, इसी की वजह से पॉज कर दिया। तो देखो, चलिए हो गया फाइट, फ्राइट एंड फियर। फाइट का मतलब हो गया जब आप किसी से लड़ाई करते हो तो आपको आपके बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड का स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाता है। अब है फ्राइट एंड फियर। फ्राइट और फियर दोनों डर का ही होता है, लेकिन क्या होता है, फियर का मतलब होता है जो लोग डरपोक होते हैं, जो हमेशा डरते रहते हैं, हमेशा हर छोटी सी चीज पर डर जाए वो। और फ्राइट का मतलब ये नहीं है, फ्राइट कितने भी बोल्ड लोग भी होते हैं, लेकिन एक स्टिमुलस है, इम्पल्स है बेसिकली है, ठीक है। ये इस इम्पल्स है, ठीक है, आप इसको इम्पल्स बोल सकते हो, ठीक है। ये एक इम्पल्स हुआ। और ये फियर का मतलब है ऑलवेज, मतलब हमेशा, कोई होते हैं ना डरपोक लोग, वो होती है फियर। तो उसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड हमेशा मतलब उसका थोड़े भी चीज, किसी भी चीज से डर जाएंगे। टेंशन होगी उससे भी डर जाएंगे, किसी चीज को देख लेंगे उससे भी डर जाएंगे, हर चीज मतलब उनके अंदर ना डरने की क्षमता ज्यादा होती है। और फ्राइट का मतलब इम्पल्स, जैसे कि अचानक से चल रहे हो, अचानक से सामने स्नेक आ गया, या फिर चल रहे हो अब पीछे से कोई हंट कर दिया, आवाज दे दिया, उससे वो एक इम्पल्स, एक टाइम के लिए एक स्टिमुलस बॉडी पे हिट करती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्राइट, समझ गए। फ्राइट और फियर दोनों सेम नहीं है, लेकिन दोनों का मतलब डरना ही होता है। अचानक से होता है ना कि चल रहे हैं, या फिर किसी चीज को आप सोचते रहते हो, अचानक से कोई आपका बैक पे हाथ रख दे या फिर कोई टोक दे, तो अचानक से डर जाते हैं, तो वो वाले उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्राइट बोलते हैं, समझ गए। और फियर का मतलब तो आपको पता ही है, चलो समझ गए। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस्तेमाल कैसे सही है, हाँ। अब है 4S भी देख लो, 4S यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इम्पल्स हटा देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख लूँगी, इसके नीचे यहाँ इम्पल्स, उसको थोड़ा लिखना है, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब ये 4S का मतलब हुआ पहला, ये शुगर का मेटाबॉलिज्म कराता है हमारा, ठीक है। इसी से लिख दो सारा के, अच्छा, पहला। दूसरा है साल्ट का रिटेंशन, ठीक है, साल्ट रिटेंशन, सेक्स हार्मोन, समझ गए। चलिए, अच्छा एक रह गया ना,
सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी चलो समझ गया। देखो ये 4s क्यों बोला जाता है और इसके बाद 3f क्यों बोला जाता है वो भी मैंने बता दिया। 4s का मतलब ये शुगर का मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जो शुगर की मेटाबॉलिज्म होती है वो एड्रिनल ग्लैंड कराती है। 6 ये साल्ट रिटेंशन का मतलब हुआ कि आपको मतलब बॉडी में कितना साल्ट कितने अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए उसका भी कराता है। और फिर 6 हार्मोन से रिलेटेड भी एड्रिनल ग्लैंड हमारी है। और सोर्स ऑफ एनर्जी, जितने भी एनर्जी के सोर्स होते हैं वो सारे क्या कराता है हमारा, यही कराता है। समझ गए ये 3f और 4s वाली। चलो ये समझ गए। अब मेसोडर्मल क्यों है और फिर क्यों हमें अभी कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ना है आगे। सो इससे पहले ये इतना नोट कर लो। चलो नोट कर लीजिए। चलो ठीक है चलिए। सो हो गई हमारी। अब देखो अब हमें पढ़ना है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये वाली देखो, ये वाली देखो, ये हमारी थी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड को हमने काट दिया, समझ रहे हो। ये वाली हमारी ऐसी ग्लैंड थी, उसको हमने ऐसे काट दिया, ठीक है। वर्टिकली काटा है, लॉन्गिट्यूडनली नहीं काटा है, वर्टिकली काटा है। वर्टिकली काट दोगे मीन्स ये उल्टा है ना, टोपी, दिस इज टोपी, इसके नीचे किडनी लगेगी हमारी, ये हमारी टोपी। टोपी को एकदम चीज के जैसे काट दो। तो काटने के बाद अंदर जो पोर्शन पाया गया है उस पोर्शन के बारे में पढ़ना है। ये दिस पोर्शन ये है। तो ये वाली इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब बाहर वाला पार्ट, और उसके अंदर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, आउटर इनर। अब वो मैंने पहले बता दिया था कि मेसोडर्मल एक्टोडर्मल कौन सा होता है। तो ये देखो कॉर्टेक्स होती है हमारी मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, और इसके बाद मेडुला हमारी होती है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन्स कैसा हार्मोन्स होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन होती है, ठीक है। और नेचर ऑफ हार्मोन से जो है मेडुला का कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है। ये वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ के लिए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक्टोडर्मल ओरिजिन का है जो हमारा मेडुला है, उसका हार्मोन का प्रोटीन के नेचर का होता है। देखो इसमें दोनों आ गए, स्टेरॉयडल भी हो गई और प्रोटीनियस नेचर की भी हो गई। अब प्रोटीन नेचर की जो मेडुला मतलब इंटरनल ऑर्गन मेडुलरी रीजन जो होती है एड्रिनल ग्लैंड की, वो उसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन जो इमरजेंसी में आपका यूज होता है, जैसे डरना वगैरह के लिए, फियर फाइट फ्लाइट। एफएफ हार्मोन भी बोल सकते हो फियर फाइट फ्लाइट के लिए। कैटेकोलामीन्स, इसका एक दूसरा नाम भी है कैटेकोलामीन्स, जिसमें एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज होती है। समझ गए, दोनों का समझ गए। अब इस दोनों हार्मोन्स, इसके हार्मोन्स और इसके हार्मोन्स दोनों में पढ़ने हैं। सो यहाँ तक नोट कर लो। समझ यहाँ तक आपको, आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए नोट कर लीजिए। चलो इसको मिटाने से पहले मैं यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ा दूँ, जैसे मैं पढ़ाती हूँ। एनसीईआरटी बुक निकाल के बैठ जाओ। चलिए पढ़ रहे हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड। आवर बॉडी हैज़ 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। हमारी बॉडी के पास एक पेयर एड्रिनल ग्लैंड होती है। 1 एट एंटेरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, हम मतलब दोनों किडनी के एंटेरियर पोर्शन पे होती है। और उसके बाद क्या है जो दिखाया हुआ है, ये वाली पोर्शन जो मैंने दिखा रखा है आपको। देखो चलो, द ग्लैंड इज कम्पोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये ग्लैंड 2 तरीके के टिश्यू का बना होता है। ये सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होती है, जिसको मतलब ये बीच वाली जो ये वाली है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, ठीक है। एंड द आउटसाइड दैट लाइज द, उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो बाहर वाली ये वाली जो लेयर है, ये दिख रहा है, ये वाली हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स है। समझ गए। चलो अब उसके बाद यहाँ तक हो गया आपका पूरा क्लियर कि आपका एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब उसके बाद नीचे हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे एनसीईआरटी में हम लोग साथ में पढ़ते जाएंगे। समझ गए। चलो नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, देखिए एड्रिनल मेडुला वाला हार्मोन देखते हैं पहले। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसमें पहले एड्रिनल मेडुला दिया है, फिर उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन दिया है। तो सबसे पहले देखो एड्रिनल मेडुला, जैसे हमने कैटेकोलामीन दिखवाया था। कैटेकोलामीन में एक होता है एड्रेनलिन, दूसरा है नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन का दूसरा नाम होता है इफिनेफ्रिन, ठीक है। और दूसरा सुना होगा आपने नाम इफिनेफ्रिन, दूसरा है नॉन इफिनेफ्रिन। जितने भी एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में मतलब ज़्यादा अमाउंट में होता है 80% होती है जो एड्रेनलिन होती है, और दूसरा जो उसका 20% होता है वो होता है हमारा नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन क्या स्टिमुलेट करता है, जैसे कि आपके बॉडी में एड्रेनलिन का स्टिमुलेशन ज़्यादा हो गया, एड्रेनलिन ज़्यादा रिलीज हो गई एड्रेनलिन, तो क्या होगा, हाई अलर्टनेस, ज़्यादा मतलब पूरा फोकस्ड हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे। ये सब आप सोच सकते हो, थिंक कर लो कि अभी एक इमेजिन कर लो कि आप डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, किसी चीज़ को देख के आप डर चुके हो, तो ये सारे आपके बॉडी में होएंगी जो मैं लिखवा रही हूँ। देखो
किसी चीज़ को डर गए, मतलब मान लो कि सबसे बड़ा एग्जांपल, सामने आप डॉगी से डरते हो और आपके डॉगी आपने देख लिया, तो क्या क्या आपके चांसेस, आप सोच सकते हो क्या क्या हो सकता है आपके साथ। डॉगी देख लिया, हाई अलर्टनेस, अब उसको देख के आपके एकदम ध्यान से आप चलोगे, क्या एकदम खड़े हो, हर तरफ आप ध्यान से दोगे कि भाई दूसरा डॉगी ना आ जाए, क्योंकि एक बार पहले आपको झटका लग चुका है जोर का। अब दूसरा क्या, पिपुलरी डायलेशन, अब क्या होगा, आप एकदम पूरा आंखें खुल जाएंगी, जैसे होता है ना आंखें खुल जाना, तो लिटरली आपकी ये लाइन शो कर, मतलब आप पे अप्लाई हो जाएगा। आंखें खुल जाएंगी कि आप ध्यान से देखोगे कि चलो रोड पे देखेंगे, आजू बाजू देखते चलोगे कि दोबारा से वही सामना ना करना पड़े। हो गया दोनों। और अगर बहुत ज़्यादा डरते हो डॉगी से तो पसीने पसीने भी हो जाओगे, ठीक है, स्वेटिंग भी हो जाएगी, ठीक है। पिलो इरेक्शन, पिलो इरेक्शन का मतलब होता है ना रोंगटे खड़े हो जाना, जैसे आपकी ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप डॉगी से डरोगे तो। डॉगी वाला अगर सूट नहीं कर रहा है तो सबसे बड़ी वाली एग्जांपल, स्नेक वाला एग्जांपल, स्नेक को देख लिया तो क्या करोगे, अब तो आपको उतना ध्यान दोगे कि जितना आपने लाइफ में कभी ध्यान नहीं दी रोड पे, उतना रोड के हर एक कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ भी आपको अभी पहाड़ लग रहे होंगे, इतना ध्यान दोगे आप। हाई अलर्टनेस हो जाएगी और आंखें खोल खोल के चलोगे और पसीने पसीने तो हो ही जा रहे हो। और उसका पिलो इरेक्शन, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और हार्ट बीट तो तेज हो ही जाता है डर के मारे। उसके बाद क्या है, ये तीनों, ये सारे काम तो आपको पूरा, आपको डरावने के इसमें पूरा सूट करिए कि जब आप डर चुके हो तो, डरते हैं तभी हमारे बॉडी में क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन रिलीज करती है, तो ये रिलीज हो गई तो इसकी वजह से आपको ये सारे हो गए। अब उसके अलावा ये ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन में भी हेल्प कराता है हमारा, ये लाइन याद रख लो, ये सारे तो आप डरने के बाद लर्न कर ही लोगे। अब इसके बाद यार ये याद रख लो कि हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन भी हमारा एड्रेनलिन कराता है, और उसके साथ लिपिड का और प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन कराता है, समझ गए ये सब। ये नॉन एड्रेनलिन क्या है, ये सब जब हाइप हो जाएगी तो उसको कम करने के लिए नॉन एड्रेनलिन, समझ गए। चलो इसीलिए उसमें कुछ लिखा नहीं है मैंने, समझ गए, चलिए नोट कर लीजिए, ये सारा समझ आ गया होगा। चलो ये दोनों जो लाइन है 6 वाली और 7 वाली इंपॉर्टेंट भी है, और इसको थोड़ा हटके है, मतलब ये सब तो आप डरावने चीज, डरने से रिलेट कर लोगे, बट ये दोनों आपकी थोड़ी अलग है, इसलिए दोनों को स्टार मार्क लगा दिया है कि इसको अलग से याद करना है। चलो सर आगे नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। चलिए ये वाली जो आपको एडिशन डिजीज है तो हम लोग डिजीज में पढ़ेंगे, इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, नीचे पढ़ो। नीचे आपका है एड्रिनल मेडुला लिखा होगा, वहां से पढ़ते हैं। एड्रिनल मेडुला सिक्रीट करती है 2 हार्मोन्स, 2 तरीके का हार्मोन्स, एक को बोलते हैं एड्रिनलिन और इपिनेफ्रिन, और दूसरा है नॉन एड्रिनलिन और नॉन इपिनेफ्रिन। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलामिन्स, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, कैटाकोलामिन्स, ठीक है। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब आप किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हो, किसी दिमाग में किसी तरीके का स्ट्रेस आए या फिर इमरजेंसी केस में, दोनों केस में क्या होता है आपका, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होती हैं, ठीक है। और सिचुएशन, और उसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, या हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं, समझ गए। दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, ये हार्मोन हमारा क्या करता है, ये हमारे ध्यान, अलर्टनेस मतलब चौक, एकदम पूरा ध्यान रहो तो फोकस्ड कर देता है, पिपुलरी डायलेशन कर देता है, देखो अलर्टनेस कर देता है, पिपुलरी डायलेशन कर देता है। पिलो इरेक्शन मतलब रोंगटे खड़े करना, इसका मतलब भी लिख दिया है, रेजिंग ऑफ हेयर। अगर आपको पिलो इरेक्शन नहीं पता है तो एनसीईआरटी में भी लिखो, एनसीईआरटी में सारा कुछ हमें बता देता है। देखो पिलो इरेक्शन का मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स भी लिख दिया, हेयर्स का मतलब बाल नहीं खड़े हो जाएंगे, जैसे मैं हूं तो मेरे बाल इतना ऐसा नहीं झटका हो, जो एड नहीं देता था कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो लड़कियों के बाल भी ऊपर उड़ जाता है, ऐसा नहीं है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, समझ रहे हो। ये बाल, ये वाली बाल नहीं खड़ी हो जाएगी, जेल से जैसे खड़ा कर लेते हो वैसे नहीं हो पाएगा। हाँ, स्वेटिंग, पसीने पसीने हो जाओगे एक्सेट्रा। अब उसके बाद क्या है, बोथ द हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट, ये दोनों हार्मोन हमारे हार्ट बीट इंक्रीज करता है। और उसके बाद क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी ये अफेक्ट करता है, जल्दी जल्दी सांसें लेने लगोगे। आई कैटाकोलामिन्स ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ये यही वाली लाइन कि हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कराता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी, जो ब्लड में ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, जब हमारा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो रही है। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और ये ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन भी कराता है, समझ गए। पूरा हमारा एड्रिनल मेडुला वाली क्या होते हैं हार्मोन्स हमने पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है एड्रिनल कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजीज इससे रिलेटेड। चलो समझ गए, चलिए देखो, चलिए समझ गए। इसमें कुछ है कि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने एक वर्ड बोला
कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, ये एक केस में बोला कि जैसे देखो एड्रेनलिन हार्मोन हमारी क्या करती है, हार्ट बीट को इंक्रीज करती है। हार्ट बीट को इंक्रीज करने में कौन सा नर्व हमारा काम करता है, पैरासिम्पथेटिक, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करती है, ये इस पे असर करता है, मतलब नॉन, इसमें सिंपथेटिक नर्व है, सिंपथेटिक नर्व स्टिमुलेट करती है एड्रेनलिन को। तो ये क्या करता है, सिंपथेटिक, जैसे कि आधे को हार्ट बीट ज़्यादा होना डेंजर है ना, कि ज़्यादा हार्ट बीट हो जाएगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, तो हार्ट बीट, तो हार्ट अटैक आने का चांसेस है। तो उस केस में क्या करता है, सिंपथेटिक नर्व है जो एड्रेनलिन हार्मोन, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन या नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। ये सिंपथेटिक नर्व उस पर अटैक करेगी, मतलब उसको स्टिमुलेट करेगी, और उसका क्या बढ़ेगी, भाई बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो गया, थामा थामा ब्रेक लगाओ, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है हार्ट रेट, हार्ट बीट, या फिर देखो डिक्रीज हार्ट बीट, इसमें इंक्रीज हार्ट बीट थी, तो ये क्या कर देगा, डिक्रीज हार्ट बीट, समझ गए, बस इस केस में, बाकी ये नॉर्मल फंक्शन ही करता है, समझ गए। तो कंफ्यूज मत होना, ये लाइन ही मैंने लिखवाया था, बोलेगा ना कि ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो जाएगी तो हार्ट अटैक आने के चांसेस है, तो इसलिए उसको बैलेंस में लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, समझ गए। चलो चलिए ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स। देखो एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या है, हाँ ये वाला देखो, ये वाला पूरा का पूरा मैंने वो जो बताई थी आपको, एक ट्रांसवर्स सेक्शन जो दिखाया था आपको, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसका ही है। तो उसमें क्या है, इनर पोर्शन में हमारा मेडुला होता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है। तो उस कॉर्टेक्स वाले पोर्शन को हम तीन, मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स को हम तीन लेयर में बांटते हैं, बटा हुआ है। एक सबसे बाहर वाला लेयर आउटर, और एक मिडिल वाला, एक लोअर वाला, इनर वाला। आउटर वाला है जो जोना, ये जोना है, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। आउटर वाला है जो जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल वाली है जो जोना फेसिक्युलेटा, और लास्ट वाली जो नहीं होती है उसको तो जोना रेटिकुलारिस, ठीक है, समझ गए। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे ये है GFR, ये जेड वाला याद रखना, जेड तीनों में है, और GFR याद कर लो, ठीक है। हाँ GFR ऐसे कुछ शॉर्ट करके करके याद कर लो। तो जी, और ये आउटवर्ड से इनवर्ड है, जैसे इनवर्ड, ये है आउटवर्ड से इनवर्ड, जैसे सबसे बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर है जोना फेसिकुलारिस, और फेसिकुलेटा, और तीसरा है जोना रेटिकुलारिस, ठीक है। तीनों लाइनिंग से याद। अब ये तीनों अलग अलग, ये तीनों अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों अलग अलग हार्मोन रिलीज करता है, और अलग अलग हार्मोन रिलीज करेगा, इसलिए हमें अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पोर्शन वाली, सबसे ज़्यादा मोटा इस तीनों में होता है, वो होता है जोना फेसिकुलेटा, समझ गए। चलिए नोट कर लो। चलिए ठीक है। सो पहला हार्मोन है हमारा क्या, हम लोग आउटर से इनर तरफ चल रहे हैं, समझ रहे हो। GFR मैंने पढ़ाया है, तो GFR को ही हम फॉलो करके चलेंगे। सबसे पहले GFR में G आता है, G का मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर वाला है, एड्रेनल कॉर्टेक्स का है आउटर हार्मोन। वो ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, इसमें उसका नाम क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो आपका ग्लोमेरुलोसा का ग्रुप ऑफ हार्मोन है। ये बेसिकली क्या होता है, ये रेगुलेट करती है हमारे बॉडी में पानी, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करती है, ठीक है। ऐसे याद रख लो। एंड क्या कहते हैं, आपको क्या बोलते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, देखो अभी फॉलो हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस हमारे बॉडी में कौन कराता था, एक्सक्रीशन चैप्टर में रास, यही देखो, कंट्रोल बाय सिक्रीशन, इसका कंट्रोल कौन करता है, रास। रास भी लिखा हुआ है ACTH। ACTH तो इसी में पढ़ा है हमने, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, तो वो तो करेगी, कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है तो। और उसके अलावा जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस थी वो कौन कराती है, हमारी रास कराती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इसका सिक्रीशन कंट्रोल होता है भाई रास के थ्रू। और इसका ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का ग्रुप है जो क्या है, ये ग्लोमेरुलोसा का, याद रखना है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और इसका मेन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन्स कौन सा होता है, वो होता है एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन ही हमारी थी कि पानी में, पानी का मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कराता था, इसीलिए इसका डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहता है, रास का रहता है, ACTH। फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज करता है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन को इंक्रीज करता है, जो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इलेक्ट्रोलाइट ही है, और वाटर का फ्रॉम DCT। ये क्या है, ये कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है ना, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है DCT से वाटर का, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट का। ये जिसमें जब हमने एल्डोस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया।
और ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन का कंसंट्रेशन वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कराता है, रेगुलेट करता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में जितनी ऑस्मोलैरिटी होगी वो उस सारे के सारा क्या करता है, ये हमारा कंट्रोल करके रखता है, समझ गए। और इसमें एब्जॉर्प्शन प्लस ये फॉस्फेट का कंसंट्रेशन कम कराता है और उसके बाद पोटेशियम आयन का भी, समझ गए। देखो समझ आ गया, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से आपका पूरा लिंक्ड हो गया, तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया। चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर देख लो, आगे पेज पलट लेना 337। मैं बार बार इसे पढ़ा रही हूँ क्योंकि दिखता नहीं है, मैं बोल यहाँ से ये पढ़ रही हूँ उसको, तो ये आपको खुद पेज खोल के बैठना पड़ेगा। चलिए, द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। 3 लेयर में एक नंबर 1 वाला है, इसको हमारे एनसीईआरटी में इन से आउट दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है तो जोना रेटिकुलारिस जो इनर लेयर है, फिर उसके बाद है जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर है, और तीसरा जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर लेयर है। अब मैंने आपको आउटर से इनर बनाया जैसे मैंने डायग्राम में बताया था। अब क्या लिखा हुआ है, द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट करता है मेनी हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिस हार्मोन्स को कॉमनली हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड। देखो यहाँ पे लिख दिया हार्मोन्स है जो कॉर्टिकॉइड। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन होता है उसको हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। अब इस पर आते हैं द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जो कॉर्टिकॉइड हेल्प करती है वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, जो आगे हमें पढ़ना है। इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल जो है हमारा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है, इन्वॉल्व होता है। कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। देखा वही लिखा हुआ, जो रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को जो करता है उसको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो कौन रिलीज करती है, हमारी सबसे बाहर वाली लेयर ग्लोमेरुलोसा, जो ना ग्लोमेरुलोसा। अब एल्डोस्टेरॉन इज द इलेक्ट्रोलाइट, एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मेन हार्मोन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन, समझ गए। चलिए यहाँ तो हो गया, अब हम आगे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ लिए। चलिए आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी इसमें। चलो नोट कर लो, कर लिया है नोट। चलिए चलो ठीक है। सेकेंड हार्मोन क्या हमारी, देखो सेकेंड हार्मोन हो गई हमारे जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा हमारी क्या है, मिडिल वाली है, ठीक है। आई वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा यही होता है, ठीक है। उसका क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन को हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ग्लूकोज से रिलेटेड होगा, समझ रहे हो। और मेन हार्मोन इसमें क्या आता है, कॉर्टिसोल। इसका मेन हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोल जिसको बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में हमारा हेल्प कराता है, जो एनसीईआरटी में मैंने एक लाइन पढ़ी थी। और सिक्रीशन कंट्रोल है, इसका सिक्रीशन कंट्रोल होता है बेसिकली ACTH से, ठीक है। और इसका फंक्शन, इसका मेन कौन कौन सा फंक्शन है वो देख लेते हैं। इसका मेन फंक्शन कौन सा है, ये स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कॉर्टिसोल जो है हमारा, कॉर्टिसोल आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प कराती है। एंटी स्ट्रेस हार्मोन, जब मतलब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले लेते हो, बहुत टेंशन हो गई, तो ये अपने आप आपके बॉडी में रिलीज हो जाएगी कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल रिलीज होगी, अब आपके स्ट्रेस को कम करेगा, समझ गए। और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगी ऑब्वियसली। जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कराना, तो ग्लूकोज लेवल क्या करेगा, हमारी बॉडी में इंक्रीज ही कराएगी। और एक्ट एज क्या होता है, इम्यूनोसप्रेशर। इम्यूनोसप्रेशर मतलब होता है बहुत सारे डिजीज़ के केस में क्या होता है ना, आपकी मतलब इम्यूनिटी को लो करनी होती है, लो कर देती है, तो उस केस में भी यही एक्टिव हो जाता होगा, ठीक है, समझ गए। जैसे एड्स वगैरह हो गई तो उसमें इम्यून सिस्टम क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, तो यही आपकी जो जोना फेसिकुलेटा है वो आपकी इम्यून सिस्टम को लो कर देती होगी। अभी यूज्ड इन, ये कौन कौन से यूज्ड किस किस केस में होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको बोलते हैं, देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, हाँ, और सेल्फ इम्यून मतलब इम्यूनिटी, तो खुद के इम्यून सिस्टम पे जो अटैक करती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, समझ गए। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो तो उस केस में क्या होती है कि उसमें आपको क्या बोलते हैं, मैचिंग कराना पड़ता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब ऐसे नहीं किसी से भी करा लो, उसमें आपका क्या कहते हैं, ऑर्गन मैच करता है। और ऑर्गन मैच करता है और उसमें सेल्फ केस वाली कंडीशन आती है कि आपको मतलब कि आपको जो सेल ले रहे हो वो सेल आपके अपने सेल से उसका मैच कर रहा नहीं कर रहा, अगर नहीं मैच करेगा तो रिजेक्ट कर देता है,
तो उस केस में भी क्या करती है, कॉर्टिसोल हेल्प कराती है। एलर्जी होती है उसमें भी कॉर्टिसोल हेल्प कराती है। इन्फ्लामेशन, कहीं पे आपको इन्फ्लाम स्वेलिंग वगैरह हो गई तो उसमें भी कॉर्टिसोल का यूज होता है। समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। चलो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। हो गई हमारी। अब यहाँ से देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेसिकली क्या स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। मतलब बिना कार्बोहाइड्रेट ग्रुप कोई नया ग्रुप हो गया, जैसे लिपिड हो गई, प्रोटीन हो गई। पहले बता दिया मैंने, ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने समझा रखा है, पिछले वाले लेक्चर में जाके देखिए, उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है वो मैंने बता दिया था। तो वही बोला जा रहा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेसिकली क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब लिखा भी हुआ है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। ग्लूकोज को अदर देन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से क्या करते हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपिड से बन जाए या प्रोटीन से बन जाए, उससे बनेगा। और लिपिड लिपोलाइसिस भी बोलता है। लिपोलाइसिस का मतलब हो गया लिपिड का ब्रेकडाउन, और प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराता है। ठीक है। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। और ये इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक, मतलब सेल से उसका अमीनो एसिड का ले जाना, उसको भी कम करता है, और उसका यूटिलाइजेशन को भी, बेसिकली प्रोटीन की खपत को कम कर रहा है, बचा रहा है। Cortisol is also involved in maintaining cardiovascular system as well as kidney function। देखो बोला जा रहा है कॉर्टिसोल है जो आपको किडनी के फंक्शंस में भी हेल्प कराता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हेल्प में भी में हेल्प कराता है, फंक्शंस में कि अच्छे से काम कर रहा नहीं कर रहा। यही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन होगी, उसमें भी किडनी के फंक्शन में भी हेल्प कराएगा कि सेम मतलब अच्छे वाला किडनी आप ले रहे हो तो उसमें कोई रिजेक्शन वाली प्रॉब्लम ना हो जाए, सेल्फ रिजेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम ना हो जाए, ये सब भी मेंटेन करता है। बेसिकली आपका किडनी का नहीं काम कर रहा अच्छे से, वो भी कॉर्टिसोल ध्यान देता है। और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन भी चल रहा नहीं चल रहा, वो भी ध्यान देता है। समझ गए? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन कॉर्टिसोल है, इसलिए पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल लिखा हुआ है। ये प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जैसे इन्फ्लामेशन में जहाँ पे इन्फ्लाम हो गई तो वहाँ पे क्या करेगी, उसको और ना बढ़ जाए उस पर ये बैलेंस करता है कि भाई और ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी तो ये उसको क्या करेगा, कम करने का काम करता है। एंड सप्रेस द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को क्या करता है हमारा, सप्रेस करता है। यहाँ पे लिखा हुआ था ये ऑटो एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसर। ये जो इम्यून सिस्टम है जहाँ पे हाई हो जाती है तो उसको कम करने का काम करता है। समझ गए? कॉर्टिसोल स्टिमुलेट आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है कॉर्टिसोल, अभी मैंने बताया। हाँ ये देखो, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। चलिए यही तो होगी। अब हमें आगे नीचे पढ़ना है यही। अब इसके बाद हमारे लास्ट वाले का दिया हुआ है। ठीक है, रेटिकुलरिस का दिया हुआ। समझ आ गया कॉर्टिसोल का मेन क्या क्या काम था, वो सारा काम एनसीईआरटी में जो दिया मैंने बता दिया। और एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज अलग अलग करके दिया उसको मैंने चार्ट के फॉर्म में लिखवा दिया कि ताकि आपको उसमें चार्ट में कुछ डायरेक्ट रहता है ना सामने, अगर इसको बना के फिर स्टिक भी कर दोगे, आते जाते चलते फिरते लिख देखोगे तो आपको सारे समझ आ जाएगा। जितने थे सारे मैंने बता दिए। इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन और एक्ट करता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जैसे, ये भी दिया हुआ था। इम्यून सप्रेसर है, ये भी दिया हुआ था। एंटी इन्फ्लेमेटरी है कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको कम करने के लिए। यूज्ड मतलब क्या होता है कि जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगी उसमें हम यूज़ करते हैं कॉर्टिसोल को। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बेसिस में कॉर्टिसोल को यूज़ करते हैं। एलर्जी हो जाती है तो कॉर्टिसोल यूज़ करते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो कॉर्टिसोल यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करेंगे कि ये सब हो गया है तो उसको कम करने के लिए यूज़ करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि और बढ़ाने की। दवाई क्यों यूज़ करते हैं कि आपको फीवर हो गई तो आप क्या करते हैं, एंटीबायोटिक क्यों लेते हो। एंटीबायोटिक लेते हो कि और बढ़ जाए, नहीं ना, कि कम करे, जो बीमारी बुखार लगी उसको कम करने के लिए। तो यही है यूज का मतलब, ये सबको कम करने के लिए। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए देखो, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस क्या है हमारी, बेसिकली ये हमारी सेक्स कॉर्टिकॉइड होती है। ठीक है, समझ रहे हो, ये मतलब ये सेक्स से रिलेटेड होती है कि ये मेल में और फीमेल में। ठीक, मेल और फीमेल, मेल में होती है मेल वाला, ये फीमेल में होता है स्टेरॉयडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्टेरॉयडल क्या होता है, ये एक एस्ट्रोजन का फॉर्म है। ठीक है, एस्ट्रोजन आपको पता है ना क्या होता है। हाँ, तो एस्ट्रोजन का फॉर्म होता है लेकिन स्टेरॉयड फॉर्म का होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एस्ट्राडियोल, एस्ट्राडियोल बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एस्ट्रोजन प्लस स्टेरॉयड है, दोनों का फॉर्म है E2 जिसको बोलते हो बेसिकली E2। ठीक है, चलो इसका मेन फंक्शन है ये एस्ट्राडियोल का
एस्ट्राडियोल का मेन फंक्शन है कि ये मैच्योर करता है एंड मेंटेन करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैच्योर करना और मेंटेन करना ये इसके हाथ में है, मतलब ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे बहुत सारे केस में होता है ना कि आपको ये तो पता ही है ना कि मेनोपॉज के बाद क्या बोलते हैं, फीमेल में ये ऑस्टियोपोरोसिस होना कॉमन हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ बोन्स, हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाती है तो जल्दी वो ट्रीटमेंट नहीं होता क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन ही है जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये क्या बोलते हैं हेल्पफुल होता है। तो उस केस में क्या होता है, जब मेनोपॉज को थोड़ा और बढ़ाने के लिए हम आर्टिफिशियल E2 देते हैं, आर्टिफिशियली बाहर से बॉडी में E2 देते हैं ताकि उसका मतलब एस्ट्राडियोल वाला जो करेक्टर है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा केस ज़्यादा हो जाएगा, हड्डी वड्डी बची रहेगी, समझ रहे हो। और ये फीमेल का कहानी ये हो गया। अब मेल में एंड्रोजन जो होता है DHA का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन, इसको ना फुल फॉर्म है, याद कर लो, नहीं भी करोगे तो छोड़ दो, क्योंकि मैं बोर्ड पे जो लिखती हूँ ना मैं कोशिश करती हूँ कि उसका हर एक वर्ड मैं आपको बता दूँ ताकि मुझे भी कन्फ्यूज़न ना रहे, आपको भी कन्फ्यूज़न ना रहे। वैसे इसका फुल फॉर्म याद करना ज़रूरी नहीं है। ये क्या कॉज करता है बेसिकली, जो है प्यूबिक हेयर हो गई हमारी, या फिर जितने भी आपका एट प्यूबर्टी पे जो चेंजेस होते हैं ना, सेकेंडरी चेंजेस बॉडी में, वो चेंजेस का रिस्पॉन्सिबल है। एंड्रोजन है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, प्यूबिक हेयर बढ़ जाएगी, फेशियल हेयर ग्रोथ हो स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी हेयर जो प्यूबर्टी में बेसिकली मेल में होता है वो सारे कैरेक्टर्स करेगा, समझ गए। चलो सो हो गई हमारी क्या बोलते हैं, हमारा एड्रिनल ग्लैंड पूरा हो गया। अब इसमें बस डिजीज़ पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है, तो देख लो ये देख लो, फिर मैं NCERT पढ़ा देती हूँ। चलिए NCERT पढ़ लेते हैं, बचा हुआ है सो आप ये नोट कर लो तब तक। चलिए ठीक है, देखो एल्डोस्टेरॉन एक्ट करता है मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ऊपर वाला ही दे रहा है ये, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट, जो मैंने पहले बता रखा है। ग्लोमेरुलोसा में हमें पढ़ना था कि सोडियम का और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है और पोटासियम का मतलब पोटासियम आयन का, और क्या उसके बाद क्या फॉस्फेट का जो PO4 3- वो दोनों का क्या करता है, कम कराता है। यही था। 10 द एल्डोस्टेरॉन हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, मेन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में हेल्प कराती है हमारी, और बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम में कंसंट्रेट करने के लिए, और OP मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, जो हमने अभी ये इस वाले की बात कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर also secreted by adrenal cortex which play a role in the growth of axial hair, pubic hair, facial hair during puberty। ये इसी के बारे में, बस इस वाले जो आपका लास्ट है ना जोला रेटिकुलरिस, उसके बारे में NCERT ने हमें बहुत ज़्यादा नहीं बताया, बट मैंने लिखवा दिया है कि बोला है कि कुछ अमाउंट में है जो हमारा ये बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है, और वही रिलीज होता है जो आपको आगे जाके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर निकाल मतलब हमें शो करने में हेल्प कराती है। ये सारे जो प्यूबर्टी केस में हमारे आते हैं, ये बॉडी का हेयर, प्यूबिक हेयर, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, तो वो सबको उस समय मेंटेन करता है, समझ गए। चलिए अब इसमें बस डिजीज पढ़ना है, फिर ये हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। चलो तो आप पढ़ते हैं हर चैप्टर के जैसे इस चैप्टर में भी लास्ट में बीमारियाँ, ठीक है। देखो वही हाइपोसेक्रेशन से क्या होगा और हाइपर सेक्रेशन से क्या होगा, ठीक है। हाइपोसेक्रेशन से एक बीमारी होती है जिसका नाम है एडिशन डिजीज, ठीक है, जो NCERT में दिया है एडिशन डिजीज। एडिशन थॉमस अल्वा एडिशन वाली नहीं है, ये थॉमस अल्वा एडिशन वाली। किसी के पापा का एडी नाम का बेटा, एडी नाम है, उसके पापा मतलब बेटे को बीमारी हो गई, क्या हो गया, उसमें क्या हो जाता है ना कि अंडर प्रोडक्शन, इसमें हाइपो मतलब इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो मतलब बेसिकली सिक्रेशन है हमारा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गई या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वो सब का सिक्रेशन क्या होता है इसमें कम हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली क्या था हमारा कि कार्बोहाइड्रेट का डिजीज का है, मतलब ये हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था, वो क्या करता था कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म पे ही एक्शन करता था, उसी को प्रोडक्शन में हेल्प कराता था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसकी वजह से एक बीमारी हो गई एडिशन डिजीज। उसमें क्या होता है उसका, अब उसमें क्या होगा, उसको कैसे पता करते हैं, सिम्टम क्या है उसका, एक्यूट वीकनेस, उसको अचानक से कमजोरी फील होगी और फटीग, थक जाएगा जल्दी, ठीक है, समझ गए। एक तो कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होगा तो जल्दी जल्दी काम करेगा और जल्दी जल्दी थक जाएगा, वो काम ज़्यादा नहीं कर पाएगा। हाइपोसेक्रेशन से ये होता है, और हाइपर सेक्रेशन NCERT में नहीं दिया है, बट सुन लो पढ़ लो,
वैसे आता नहीं है ना। तो एक डिजीज़ का नाम है हाइपर सिक्रेशन में। हाइपर सिक्रेशन पता है ना आपको क्या, कि इसमें एक्सेस सिक्रेशन हो गई हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स वाली डिजीज, और इसमें पे एड्रिनल कॉर्टेक्स देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। बेसिकली दोनों के दोनों मेडुलरी रीजन वाली कोई भी डिजीज नहीं है, दोनों को दोनों हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स वाली डिजीज है, समझ रहे हो। इसमें हाइपर सिक्रेशन हो गई, तो इसमें अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो उस डिजीज का नाम है कुशिंग, ठीक है। और अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड का डिजीज ज़्यादा हो रहा है, तो सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसका नाम कोन्स है, समझ गए। बस यही दो है डिजीज, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना आगे, ठीक है। बस इतना ही हो गया हमारा, ये एड्रिनल ग्लैंड हमारी कंप्लीट हो गई, नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो देखिए फिर 1 मिनट बस। देख रहा है, चलिए वही मैं पढ़ देती हूँ। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखा भी हुआ है। अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो मैंने यहाँ पे सेम वही बता दिया एनसीईआरटी वाला। कॉज एक्यूट वीकनेस, इसमें बहुत कमजोरी हो जाती है और फैटिग जल्दी थक जाता है, जो एक बीमारी कॉज करता है, एडिशन डिजीज उसको बोलते हैं। हो गई। सो अब हमारे रह कौन सा रहा है हमारा टेस्टिस, गोनाडल हार्मोन रह रही है बेसिकली दोनों, और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, जो मतलब इन सब के अलावा जो हमारे हार्ट के हार्मोन है, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये है। तो ये सब हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर में करते हैं। ये चैप्टर तो ये वाली थोड़ी सी बड़ी थी, ये एड्रिनल ग्लैंड वाला हमें थोड़ी सी बड़ी है, तो इसलिए एक्स्ट्रा मैं अब इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं इसी ये एक ही डिजीज वाला रह के छोड़ दे रही हूँ, ताकि नहीं तो बड़ा हो जाएगा लेक्चर। सो ये नोट कर लिया, यहीं पे साइड में लिख देती हूँ। चलो थैंक यू, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर आपको भी समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो नोट मतलब बना दूंगी, मैं तो रिकॉर्ड कर दूंगी, बट आप पढ़ना भी तो होता है आपको। इतना बड़ा वीडियो सबके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती ना, तो ज़्यादा देर टाइम नहीं लगाना। इस थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं तो उतना बड़ा नहीं है। और जितना भी मैं इसको कट कुट करके ही पढ़ाती हूँ, उतना ज़्यादा मैं लेंदी पढ़ाती नहीं हूँ। मैं जितना हमें पढ़ाया जाता था उसमें इतना ज़्यादा पढ़ाया जाता उतना मैं बताती भी नहीं हूँ आपको। बस मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड ही बताती हूँ, और उस एनसीईआरटी को साथ में पढ़ाती हूँ। आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी अगर आप खोल के बैठते हो तो आपको पता चल जाता हो कि जितना पढ़ा रहे हो उससे थोड़ा ही बहुत ज़्यादा बोर्ड पर ज़्यादा होता है, उसके अलावा बोर्ड पर ज़्यादा नहीं होता है। इस दोनों को, जो मेरा नोट्स पढ़ लो और एनसीईआरटी पढ़ लो, इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। चलो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चलिए, और लाइक कर ही दोगे आप। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं कल।